गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर हीरल चौहान आज आपके सवाल में आई हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर काजल मांगूकिया। आज हम कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चन के आंसर आज हम लेकर आए हैं। आज हम डॉक्टर काजल से क्वेश्चन के सारे आंसर, आपको जो भी तकलीफ है वो तकलीफ का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो गुड इवनिंग डॉक्टर काजल। गुड इवनिंग। आपके यहाँ पे ओपीडी में तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके, पीरियड्स का है या प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, ये वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अभी आजकल आपके ओपीडी में कौन से ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का हमारा यह जो प्रोग्राम है सवाल तमारा, पहले तो रूटीन जो पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में मैक्सिमम अभी हम देख रहे हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पीसीओडी की जो परसेंटेज है वो बहुत ही बढ़ गए हैं। जैसे 10 में से 9 लोगों को पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा जो एक प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो 25 to 45 की जो एज ग्रुप है, उसमें जो प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं कि बहुत हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स इरेगुलर है। और हैवी ब्लीडिंग का जो रीज़न है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड्स, आइदर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की गांठ है या तो सिंगल लार्ज फाइब्रॉइड है। ऐसी सब प्रॉब्लम लेके काफ़ी पेशेंट्स अभी आ रहे हैं। ये पीसीओएस एक्चुअल में है क्या? पीसीओएस जो है यह एक बेसिकली हम अगर बताएं तो इट इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस, इट इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और यह जो प्रॉब्लम है वह ओनली बोलते हैं ना कि नॉट ओनली फॉर द फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो भी महिला है उसको पूरा, जैसे हम जनरली मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब बताती हूँ कि हेड टू टो, मतलब आपके पूरे बॉडी को वो अफेक्ट कर सकता है। जैसे आज सुबह में ही मेरी फ्रेंड मिली तो वो मुझे बता रही थी कि मेरी जेठानी है, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और 5 इयर्स से वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है। पीसीओडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि सडन वेट गेन हो जाता है, जैसे उनका जो खाना पीना है वह रूटीन है लेकिन सडनली ऐसा लगता है कि वेट गेन हो रहा है, फेस पे पिंपल्स वगैरह दिखता है, फेशियल हेयर ग्रोथ जो हम बताते हैं कि मुस्टैच और बियर्ड का जो पोर्शन है, बेसिकली पीसीओएस में जो मेल हॉर्मोन्स है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से जैसे जेंट्स में मुस्टैच और बियर्ड रहता है वैसे ही फीमेल्स में फेशियल हेयर ग्रोथ दिखता है। जो टमी का जो पार्ट है वहाँ पे फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है, ओबेसिटी के इश्यूज आते हैं। जनरली बीएमआई लेस देन 25 है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन पीसीओएस के जो पेशेंट है 2 प्रकार के रहते हैं, वन इज अ थिन पीसीओएस एंड अदर इज अ ओबीस पीसीओएस। तो ऐसा नहीं है कि वेट ज़्यादा है तो ही पीसीओएस के प्रॉब्लम आ सकते हैं। बेसिकली आजकल पीसीओएस के जो इंसिडेंस है वो क्यों बढ़ गया है, उसके पीछे जो मेन रीज़न है कि लाइफस्टाइल, आजकल की जो यंग जनरेशन है वह वेस्टर्नाइज कल्चर ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेट नाइट जगना है या तो फिर वेब सीरीज वगैरह, यस, लेट नाइट वेब सीरीज वगैरह देखते हैं। जब भी आप लेट नाइट जगते हो तो आपको ऑब्वियसली भूख लगने ही वाली है। और वह जो समय है उसमें अगर आप जंक फूड लेते हो, ऑयली फ्राइड फूड है या तो रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक जो प्रिजर्वेटिव वाले जो फूड है उसकी मात्रा हमेशा बढ़ जाती है। आपका जो डाइट है, ठीक है, उसकी वजह से आपको प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम देख रहे हैं कि फ्रूट्स वगैरह है तो उसमें हमको पेस्टिसाइड्स वगैरह है, प्रिजर्वेटिव्स, यस। ऑर्गेनिक फूड खाना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ आपके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है, वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी जो फूड हैबिट्स हैं वो हेल्दी फूड हैबिट्स होनी चाहिए। हम डाइटिंग ऐसा एडवाइस नहीं करते हैं तो अपने ऑर्किड हॉस्पिटल में वी हैव अ डाइटिशियन ऑल्सो अवेलेबल, तो आप उनकी भी गाइडेंस ले सकते हो कि कौन सा फूड खाना है, कौन सा फूड नहीं खाना है। फ्रेंड्स, इतना मुश्किल नहीं है पीसीओएस। अभी हम जो कर रहे हैं कि वी वांट टू प्रिवेंट पीसीओएस। तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, टीनेजर्स जो है, उसमें पीसीओडी प्रिवेंट करने के लिए हम और एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें कंप्लीटली उसके प्रिवेंशन के बारे में हम बात करेंगे। तो पीसीओडी जो है वो आप जो बोल रहे हो कि पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वेट गेन हो जाता है, किसी का वेट कम हो जाता है, या तो
फ्रेंड्स, आप लोगों को पीसीओडी के बारे में अच्छा डॉक्टर काजल ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है फाइब्रोइड के बारे में। फाइब्रोइड के लेके सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि फाइब्रोइड 6.5 सेंटीमीटर साइज की है, हैवी ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? और एज भी 30 यंग एज है, जैसे आपने बताया कि 30 इयर्स एज है, 6.5 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड में उसकी लोकेशन कहाँ पे है और पेशेंट के सिम्टम्स क्या है और पेशेंट की एज कितनी है, उसके ऊपर से फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल 6.5 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड, 30 इयर्स की एज है, आपका फर्टिलिटी फंक्शन पॉसिबल यहाँ पे लिखा नहीं है कि फर्टिलिटी फंक्शन कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है, लेकिन यदि आपको अभी प्रेगनेंसी कंसीव करना बाकी है तो 6.5 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड, उसकी वजह से अगर वह एंडोमेट्रियल कैविटी में है या तो जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है वो जगह को वो प्रेशर देता है, तो ऑब्वियसली यह जो फाइब्रॉइड है वो रिमूव करना ज़रूरी है। अगर आपका फर्टिलिटी फंक्शन कंप्लीट हो गया है तो आप मिरीना करके मेडिकेटेड कॉपर टी आती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लीडिंग है, जो हैवी ब्लीडिंग की समस्या है, वह ऑलमोस्ट 70 to 80% तक सॉल्व हो सकती है। सो डिपेंड करता है कि आपको अभी बेसिकली फर्टिलिटी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। यानी जो फाइब्रॉइड होता है किसी को भी, तो वो कंसीव नहीं कर पाते, ऐसा? फाइब्रॉइड होने से कंसीव नहीं कर पाते ऐसा नहीं होता है। जैसे कि फाइब्रॉइड की पोजीशन कहाँ पे है, नॉर्मली जो यूट्रस रहता है उसके 3 लेयर्स होते हैं। सो अंदर का जो है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, बीच का जो लेयर है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं और बाहर का जो लेयर है उसको सीरोजल लेयर कहते हैं। तो अगर फाइब्रॉइड जो है वो अंदर के भाग में है जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है, वह जगह पे फाइब्रॉइड है, तो ऑब्वियसली फाइब्रॉइड विल एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी। तो बच्चा इम्प्लांट होने के लिए वहाँ पे स्पेस नहीं मिलता है, या तो यदि बच्चा इम्प्लांट होता है तो उसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं मिलता है और उसकी वजह से मिसकैरेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि इंट्राम्यूरल और सब सीरोजल फाइब्रॉइड, अगर वो बाहर के लेयर में है तो फाइब्रॉइड की साइज जब ऑलमोस्ट 10-15 सेंटीमीटर, मतलब बहुत साइज बढ़ जाती है, तभी कितनी साइज का ये फाइब्रॉइड में कितनी साइज, नॉर्मल या एब्नॉर्मल, ऐसा कुछ होता है क्या फाइब्रॉइड? फाइब्रॉइड्स में नॉर्मल या एब्नॉर्मल ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर फाइब्रॉइड अंदर के लेयर में है, यानी कि एंडोमेट्रियल लेयर में है, वो छोटा होता है तभी भी बहुत सारी तकलीफ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले पकड़े कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है लेकिन एंडोमेट्रियम के अंदर है, सो दैट इज़ अ सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। तो यह फाइब्रॉइड हैवी ब्लीडिंग भी दे सकता है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी तकलीफ आ सकती है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि बाहर के लेयर में फाइब्रॉइड है, यानी कि सीरोजल लेयर में, वह फाइब्रॉइड इवन 7-8 सेंटीमीटर का होता है तभी भी वो पेशेंट को तकलीफ नहीं देता है। यस, सो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड। ओके, अभी ये क्वेश्चन है कि मैं 13 साल की हूँ, मेरा फर्स्ट पीरियड 3 मार्च को आया है, सेकेंड पीरियड 11 अप्रैल को आया और थर्ड पीरियड 22 मई को आया है, पर अब मुझे अपना 4th पीरियड नहीं आया। मुझे अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यानी बहुत सारी लड़कियों को अभी कैसा है कि मम्मी के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं होती या बोलने में भी शर्म आती है, ये वो, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा। बहुत ही अच्छा सवाल है डॉक्टर हीरल। पहले तो 13 इयर्स की एज है, आपने पहले तो मैं आपका धन्यवाद मानना चाहती हूँ कि 13 इयर्स की एज है, फिर भी आप काफ़ी बोल्ड हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखा है और आपने क्वेश्चन पूछा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। दूसरा कि आपका सवाल है कि आप अपनी मम्मी से बात करें या नहीं, तो फ्रेंड्स, मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल के, वो सबको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे बेस्ट, हम लोग जैसे अभी मदर्स डे गया, टीचर्स डे गया, तो माँ जो है वो आपकी फर्स्ट टीचर है। आप माँ इनिशियल जो टाइम है आपको जैसे कैसे चलना, कैसे बोलना, वो आपकी माँ ने ही आपको सिखाया है। और आपकी माँ के साथ, अपनी मम्मी के साथ आपकी बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, क्योंकि
आपको कोई भी छोटी से छोटी क्वेरीज़ है तो पहले आप अपनी मदर से बात कीजिए। आपकी मम्मी ऑलरेडी यह सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। यदि कोई मदर ऐसी है कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए तो आप भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो। हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर भी आप कॉल करके या तो व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो कि आपकी इस रिलेटेड फर्स्ट पीरियड के रिलेटेड ये क्वेरीज़ है। अभी आपका जो सवाल है कि फ़र्स्ट आपका पीरियड मार्च महीने में आया था, सेकंड पीरियड अप्रैल में आया और उसके बाद बीच में पीरियड नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यह चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि एक बार आपका फर्स्ट पीरियड आता है उसके बाद काफ़ी लड़कियों को ऐसी समस्या आती है कि इनिशियल 1 to 2 इयर्स का जो टाइम है, 1-2 साल का समय है, उसमें आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेकंड पीरियड रेगुलर आ गया, उसके बाद मे बी इन बिटवीन वहाँ पे गैप आ जाता है 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का। बहुत नॉर्मल है कि ज़्यादातर जैसे भी शुरुआत होती है पीरियड्स की तो ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत सुनी है कि 1-2 बार आया फिर नहीं आया, अभी नहीं आ रहा, ये दो। सो इट इज़ वेरी कॉमन बिकॉज आपका जो बॉडी है उसमें अभी हॉर्मोन्स सिक्रीट होना शुरू कर रहा है। आपके जो ओवरीज हैं वो अभी काम करना शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली अ फेज ऑफ प्यूबर्टी। कि जैसे आप एक लड़की हो उसमें से अभी आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आप टीनेजर एज ग्रुप में अभी प्रवेश करने वाले हो। सो आपके कंप्लीट बॉडी में फिजिकल एंड मेंटल साइकोलॉजिकल सारे चेंजेस आने वाले हैं एंड इट मे टेक 6 मंथ्स, 1 ईयर और मैक्सिमम 2 इयर्स। तो आपकी उम्र अभी 13 इयर्स है, आप 2 साल वेट कर सकते हैं कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए। इन केस आपको उसके पहले ऐसी चिंता हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका एक गायनेक चेकअप करवा सकते हो, एक सोनोग्राफी करवा सकते हो। तो आपके जो भी नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट है उनका आप संपर्क कर सकते हो। ओके, यानी एक बार सोनोग्राफी करवानी चाहिए इसमें। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है, मैम मेरी मिसिस को जब मंथली पीरियड्स आता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता फिर, और उसको फाइब्रॉइड भी है और फाइब्रॉइड नीचे की तरह है और डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा जिससे मेरे मिसिस दोबारा बेबी बॉर्न नहीं कर सकती, तो कुछ उन्हें सजेशन चाहिए आपका। जैसे डॉक्टर हीरल, आपका जो सवाल आपने जो कमेंट बॉक्स में से अभी लिया है कि मोस्ट प्रोबेबली नीचे के भाग में यानी कि सर्वाइकल फाइब्रॉइड हो सकता है। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल फाइब्रॉइड या तो फाइब्रॉइड कोई भी जगह पे है, अगर वो कंसीव करने में तकलीफ दे रहा है तो हम लोग उसको लेप्रोस्कोपिकली मायोमेक्टमी हम कहते हैं, यानी कि वो जो फाइब्रॉइड है उसको रिमूव कर सकते हैं ताकि उनको प्रेगनेंसी रुकने में भी तकलीफ नहीं आए। उनको अगर नॉर्मल डिलीवरी है या तो सिजेरियन है, कोई भी डिलीवरी आफ्टर दैट वो करवा सकते हैं। सो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है। आज लोगों को ये सब आंसर जान के बहुत खुशी होगी क्योंकि उनके क्वेश्चन के आंसर सब बहुत आसानी से मिल और हम आशा करते हैं कि जब भी आप ये सवाल तुम्हारा का जो वीडियो है वह देख रहे हो और वो टाइम पे आपके माइंड में और कोई क्वेरीज आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारी यह क्वेश्चन है तो आप वो टाइम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, मैम मुझे पेट में गांठ है और मैंने इसका ट्रीटमेंट 3 महीने तक करवाया। मेरी प्रेगनेंसी का अभी 22 तारीख से 4 महीना चालू हो गया है। क्या मैं अभी पेट में पानी की गांठ की ट्रीटमेंट करना बंद कर सकती हूँ? यानी पेट में उसके गांठ है, 3 महीने की प्रेगनेंसी भी है उसको, तो प्रेगनेंसी में 4था महीना अभी रनिंग है उसका, या तो क्या अभी वो पानी की गांठ को निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती है, ऐसा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहले तो पानी की गांठ काफ़ी सारे प्रकार की होती है और वह जो पानी की गांठ है उसकी साइज़ कितनी है उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। जनरली यदि कोई पेशेंट है जिनकी सर्जरी प्लान करनी है तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम नहीं करते हैं अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी सर्जरी। जैसे हम काफ़ी पेशेंट देखते हैं कि जिनका गॉल ब्लैडर में स्टोन है या तो अपेंडिक्स का कुछ इन्फेक्शन है और अगर इमरजेंसी नहीं है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो है यानी कि 12 वीक्स से लेकर 24 वीक्स का जो समय है वह सबसे सेफ पीरियड माना जाता है। तो यह समय में हम अगर
आपने जो सवाल पूछा है उसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि कौन से प्रकार की गांठ है। Yes. तो फ्रेंड्स, आपका जो भी सोनोग्राफी का रिपोर्ट रहेगा वो हमारे जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि हम फर्दर डिटेल में आपको अच्छे से गाइड कर सकें। थैंक यू डॉक्टर काजल। दूसरा एक क्वेश्चन है, मैम क्या हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के कुछ घंटे के बाद 3 घंटे की जर्नी कर सकते हैं? यस, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब हम करते हैं तो जनरली 4 to 6 आवर्स का जो टाइम रहता है वह हम पेशेंट को हॉस्पिटल में ही रखते हैं। और उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे भी पेरिफेरी से सब पेशेंट आते हैं, इवन मुंबई वगैरह से भी पेशेंट्स आते हैं, तो जनरली वो दिन शाम को उनका रिटर्न जाना होता है। सो आराम से आप 3-4 आवर्स का ट्रैवलिंग कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? कोई प्रॉब्लम ट्रांसफर या मिसकैरेज ये वो कुछ ऐसे वैसे, अच्छी बात है। तो डॉक्टर काजल, एक और सवाल। मैम मेरी मॉम 40 इयर्स की है, उनकी ओवरी में लेफ्ट साइड 30 mm सिस्ट हुई है, उनको पीरियड्स 15 दिन में ही आ जाते हैं, तो उनका सॉल्यूशन मांग रहे हैं। जैसे आपने सवाल में लिखा है कि आपकी मदर की एज है 40 इयर्स और 30 mm साइज की ओवेरियन सिस्ट है, हाँ। और उनको ब्लीडिंग 15-15 दिन में आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि 40 साल की जो उम्र है उसे हम जनरली पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप कंसीडर करते हैं, और यह समय में एक रीज़न है कि आपका जब भी पीरियड जाने का समय आ जाता है तभी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी 15-15 दिन में आते हैं, कभी 2-3 महीने के गैप पे भी पीरियड्स आ सकते हैं। दूसरी बात आपने जो बताई है कि 30 mm की सिस्ट है, अगर वह 30 mm की फंक्शनल सिस्ट है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह 30 mm की सॉलिड सिस्ट है, सॉलिड मास है, तो उसे फर्दर वर्कअप करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि 40 इयर्स के एज में हमें मैलिग्नेंसी वगैरह भी, कैंसर वगैरह भी रूल आउट करना उतना ही आवश्यक होता है। यानी 40 इयर्स की एज है तो मेनोपॉज, आई थिंक सो मेनोपॉज की एज क्या है नॉर्मली? मेनोपॉज 40 इयर्स के बाद कभी भी आ सकता है। और नाउअडेज अभी जो हम देख रहे हैं पेशेंट, उसमें 35 इयर्स में भी मेनोपॉज आने लगा है। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे पीरियड्स का जो एज है, पहले के ज़माने में 15-16 इयर्स पे पीरियड शुरू होता था। आजकल वह एज कम होकर ऑलमोस्ट 8 to 10 इयर्स पे हो गया। वैसे ही पीरियड्स जाने का जो एज है वो पहले 55 इयर्स था, वह अभी धीरे धीरे करके 40 और अप टू ऑलमोस्ट 35 हम देख रहे हैं पेशेंट्स। यानी जैसे जल्दी पीरियड्स आते हैं ऐसे जल्दी जाता है, मेनोपॉज आता है। ओके। और एक क्वेश्चन, मैं मेरी वाइफ 28 इयर्स की है, उसकी प्रेगनेंसी ऑफ 7 वीक, यानी प्रेगनेंसी 7 वीक्स की है, सेकेंड, और उसका यूएसजी रिपोर्ट में एंटीरियर मायोमेट्रियल फाइब्रॉइड ऑफ साइज 6.6 mm दिखा रहा है, बट नो ब्लीडिंग और नो पेन प्रॉब्लम, नथिंग। मैम क्या प्रेगनेंसी में माँ और बेबी को आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है कि ऑलरेडी कंसीव कर चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी रुकना और वो भी नेचुरली कंसीव करना बहुत ही अच्छी बात है। और 7.2 वीक्स हो गए हैं आपके प्रेगनेंसी के, एंड 6.6 सेंटीमीटर एंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड है। सो फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे फाइब्रॉइड की साइज़ भी बढ़ सकती है, लेकिन ऑलरेडी आपने कंसीव कर चुके हो तो जस्ट आपको ध्यान रखना है कि इन बिटवीन अगर उनको ज़्यादा पेन होता है या इन केस स्पॉटिंग ब्लीडिंग वगैरह होता है तो इमीडिएटली आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके पास जाना है, क्योंकि फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ने का रिस्क रहता है। अभी वो कितना बढ़ेगा वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जैसे अभी मैंने लास्ट वीक में एक पेशेंट सिजेरियन से उनका डिलीवरी किया, वह पेशेंट जब भी मेरे पास आया तभी ऑलरेडी ओपिनियन लेके आया था काफ़ी जगह से कि मैम हमको अबॉर्शन की एडवाइस दी गई है, लेकिन उसका जो फाइब्रॉइड है वह समय पे ऑलमोस्ट 6.5 सेंटीमीटर का था, और लास्ट वीक उनका डिलीवरी हुआ तभी उनका फाइब्रॉइड 9 सेंटीमीटर तक पहुंचा था। हालांकि हमने सब प्रिपरेशन रखा था, पेशेंट को काउंसलिंग भी किया था कि यह जो फाइब्रॉइड है उसकी वजह से गर्भाशय का जो संकोचन होना चाहिए, यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए डिलीवरी के बाद,
वह कॉन्ट्रैक्ट होने में समय लग सकता है। तो क्या क्या तकलीफ़ें आ सकता है, जैसे आपका जो सवाल है कि बच्चे और माँ को क्या तकलीफ दे Problem हो सकता है। हाँ। सो माँ के लिए जो है कि पहले जो 9 मंथ्स का जो समय है उसमें उसको डिस्कम्फर्ट, पेन हो सकता है, कभी कभी सीवियर पेन हो सकता है अगर फाइब्रॉइड में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, जिसे हम रेड डीजनरेशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से सीवियर पेन आ सकता है। दूसरा है कि फाइब्रॉइड की वजह से कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन जो है वह फाइब्रॉइड पे डाइवर्ट हो जाती है। तो यह समय में IUGR यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के चांसेस रहते हैं। तो आपका रेगुलर सोनोग्राफी और एटलीस्ट आफ्टर 5th मंथ कलर डॉपलर सोनोग्राफी वगैरह बहुत ही आवश्यक रहता है। और डिलीवरी के समय पे जो मेन रिस्क रहता है वह रहता है हैवी ब्लीडिंग का, और जिसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हिमरेज, यानी कि डिलीवरी के बाद जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसमें काफ़ी समय लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ सकता है। अच्छा। उसके यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो मेडिसिन्स वगैरह हैं, इंजेक्शंस वगैरह हैं, वह सब यूज़ करना पड़ सकता है। और कभी कभी जो पेशेंट्स है कि जिसमें हमें लगता है कि फाइब्रॉइड की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, सो ड्यूरिंग सिजेरियन ऑल्सो हम फाइब्रॉइड रिमूव कर सकते हैं इन केस यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो। और हम पेशेंट को सारा ही काउंसलिंग करके रखते हैं कि अगर ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो यूट्रस रिमूव करने की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सो यह जो है यह सारे रिस्क फैक्टर्स एक्सप्लेन करना बहुत ही आवश्यक है, और सामने पेशेंट को और रिलेटिव्स को भी यह सब रिस्क समझ के आगे चलना चाहिए। यानी प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड भी बढ़ सकता है, फाइब्रॉइड की साइज बढ़ सकती है। यस। और एक क्वेश्चन है मैम, आई एम हैविंग स्मॉल, यानी उनका प्रॉब्लम क्या है कि साइज 9 mm की मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, उनको पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे है। तो वो मेडिकेट कुछ कर सकती है, उसकी सर्जरी करवा सकती है, बिकॉज उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो चुकी है और अभी वो सेकेंड प्लानिंग कर रही है, तो उसको पहले उसको रिमूव करना चाहिए। उसकी ट्रीटमेंट साइज ऑफ द फाइब्रॉइड कितना बताया आपने? 9 mm। 9 mm फ्रेंड्स, 9 mm यानी लेस देन 1 सेंटीमीटर है, और यह फाइब्रॉइड्स को रिमूव करना, और आप बता रहे हो कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, अगर वो सारे फाइब्रॉइड रिमूव करने बैठेंगे तो पूरा यूट्रस डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। यह जो फाइब्रॉइड है उसको रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को फाइब्रॉइड के बारे में आज बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, आपके कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए होंगे। अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हर बुधवार को जब भी हम मिलेंगे तब लेकर आएंगे।